हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ए सेल की। देखिए इस लेक्चर में क्या क्या हम सीखने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि सेल में ईएमएफ पोटेंशियल या टर्मिनल पोटेंशियल, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा, और उसके बाद जब मिक्स्ड ग्रुपिंग करेंगे तो क्या होगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीरीज, पैरेलल या मिक्स्ड ग्रुपिंग करके फायदा ही क्या है। तो आप देखेंगे कि जब भी आपके पास जो डिवाइस होती है, जो लोड होता है, लोड का मतलब जो एक्सटर्नल अप्लायंस है जिसको आपको सेल से चलाना है, उसका रेजिस्टेंस तो फिक्स होता है, मार्केट से आ गया। तो किस तरह से आप बनाएं कॉम्बिनेशन कि आपको मैक्सिमम आई मिले, करंट मिले या मैक्सिमम पावर मिले। तो कुछ कंडीशंस वहां निकल के आती हैं कि ऐसा कर लीजिए भाई, आपके पास 4 सेल हैं, 10 सेल हैं, 20 सेल हैं, इनको सीरीज में जोड़ लीजिए, इनको पैरेलल में जोड़ लीजिए या इनको सीरीज और पैरेलल मिला के जोड़ लीजिए, तो आपको सबसे बेहतर करंट, सबसे ज्यादा करंट मिल सकती है। तो यही एनालिसिस पूरी आज हम लोग करेंगे, उसके लास्ट में करेंगे न्यूमेरिकल। जो बच्चे बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर है या बाकी जो वीडियोस इस चैप्टर के बनते जा रहे हैं, वो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहां से आपको सुविधा होगी, आराम से देखिए। सुपर एक्सप्लेनेशन सीरीज है, एक एक चीज डिटेल में आपको बताता चलूंगा जिससे कहीं भी परेशानी आपको नहीं आए। तो चलिए बात शुरू करते हैं ईएमएफ की, कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल का। तो देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैंने पहले भी बताया जब इस चैप्टर को शुरू किया था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम जरूर है लेकिन ये फोर्स नहीं है। आप समझिएगा मेरी बात कि एक सेल का फोटो बनाता हूं पहले, तब मजा आएगा। मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट वाला सेल बनाया समझाने के लिए। ये इसके 2 इलेक्ट्रोड निकाल दिए और यहां पर सपोज करिए हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, आपको समझाने के लिए। बाकी सेल तो बहुत तरह के होते हैं, केमिस्ट्री में बहुत सारे पढ़ते हैं। मान लेते हैं ये प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है। अब क्या होता है कि ईएमएफ, जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, इसका नाम जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इसके नाम में फोर्स जरूर है लेकिन ये फोर्स नहीं है। ये क्या है? ये है स्पेशल केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन, स्पेशल केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन देयर इज नो करंट। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कहना चाहिए। तो दिस इज ए स्पेशल केस ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स व्हेन देयर इज नो करंट। ये मैं बता चुका हूं तो मैं लिख नहीं रहा हूं। तो क्या होता है जब इसमें इस सेटअप में, सेल में जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होती है, उस वक्त इनका पोटेंशियल डिफरेंस जितना होता है उसको ईएमएफ कहते हैं। तो ईएमएफ बेसिकली क्या है? स्पेशल केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये याद रखिएगा, ये फोर्स नहीं है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि कहीं से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फोर्स ना होके। स्पेशल केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन देयर इज नो करंट इन द सेल और सर्किट। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि अब आपने कहा कि इसके अंदर जब करंट फ्लो नहीं करेगी तो ईएमएफ इसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब जब करंट फ्लो करेगी तो क्या होगा? तो सपोज कर लीजिए सेल को हम लोग किसी एक्सटर्नल लोड से ज्वाइन कर देते हैं सर्किट में। इस तरह से भी समझ सकते हैं सेल को डायग्राम के तौर पर। ये मान लीजिए सेल बना हुआ है और उठा के ये टर्मिनल्स होंगे, दिखाने के लिए बना है, और बाहर का एक लोड हमने दे दिया। लोड का मतलब अप्लायंस। मान लीजिए पंखा चलाना है तो वो अप्लायंस हो गया, वो लोड हो गया, ये कहने का मतलब है। तो ये जो लोड है इसकी रेजिस्टेंस को कैपिटल आर लिख देते हैं। और यहां आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है, जब करंट फ्लो होती है, जब आयंस फ्लोज होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, या करंट जब फ्लो होती है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट भी रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं बोल रहा हूं स्मॉल आर, यानी इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। आपको समझ में आ रहा होगा, तरह तरह के सेल होते हैं, लेकिन सेल के अंदर भी जो करंट फ्लो होती है उसमें भी इंटरनल रेजिस्टेंस मिलता है। तो ये रहा स्मॉल आर, ये रहा कैपिटल आर। अब सपोज करिए सर्किट का जो ईएमएफ है, इस सेल का जो ईएमएफ है वो ई है ना। अब इसमें जब करंट फ्लो हो रही है तो करंट फ्लो होने की दशा में आई, हम ओम्स लॉ लगाते हैं, पढ़ रखा है, V = IR। अब इस दशा में मैं
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही, तो टोटल जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यहां से बात करें आई की, तो आई को आप V इज इक्वल टू आई आर, और इसमें अगर आप बात करें आई की तो V बाई आर वैल्यू लेंगे, और V की जगह आ जाएगा E टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टोटल मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो रेजिस्टेंस टोटल क्या रहा बेटा, कैपिटल आर में स्मॉल आर जोड़ दीजिए, ये रहा आर प्लस स्मॉल आर, ये करंट की वैल्यू बनेगी। अब मैं इसको थोड़ा और इजी करता हूं, सिंप्लीफाई करता हूं, तो इसको लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आई आर प्लस आई आर इज इक्वल टू ई। ये ई को थोड़ा इस तरह बनाया जाता है जिससे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल को बताया जा सके। अब आप देखिए ये जो आई आर है, अगर इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगे तो आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू आप लिखोगे V और वैल्यू होगी आई आर। ये आपने काफी 10th क्लास से ही पढ़ रखा है। तो V इज इक्वल टू आई आर, इस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है तो हम लोग लिख सकते हैं आई आर की जगह V, और ये जो पोटेंशियल ड्रॉप इस पे है क्योंकि ये पॉइंट इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है और ये पॉइंट इस पॉइंट से जुड़ा है, बीच में जो तार लगा है उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मानते हैं हम लोग सारी पढ़ाई के दौरान। इसके बीच में जो तार है वो नेग्लिजिबल मानते हैं, तो ये ए और बी सेल के दोनों सिरे कह लीजिए, उसकी कहानी इसी कहानी के बराबर है। यानी ये जो इलेक्ट्रोड है, ये समझिए ये एक प्लस वाला है, ये है प्लस वाला, और ये माइनस वाला। ये अंदर वाले को मत समझिएगा, प्लस माइनस तो होता ही है, ये पूरा सेल है, तो ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस के बीच में अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, क्योंकि यही V इस पर ड्रॉप हो रहा है, और ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है तार या वायर के द्वारा, और ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है वायर के द्वारा। तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, क्योंकि इस तार का कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम लोग 0 लेके चलते हैं। तो ये जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल B का होगा, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 लेके चलते हैं। उस दशा में AB के बीच में यही पोटेंशियल ड्रॉप तो निकलेगा, तो इन दोनों के बीच का जब करंट फ्लो हो रही हो तो जो पोटेंशियल निकलता है उसे ही बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल, तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन देयर इज करंट। सिंपल सी बात, जब करंट फ्लो हो रही है उस दशा में इलेक्ट्रोड्स के बीच में पाया जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस हो गया टर्मिनल पोटेंशियल, खत्म हो गई बात। तो इस V को मैं यहां पुट कर देता हूं, तो ये बना V प्लस आई आर इज इक्वल टू E, और फॉर्मूला लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। और ये देखिए बड़ा काम का फॉर्मूला है और ये सेल के बारे में बताता है। मैं इस फॉर्मूले को यहां लिखता हूं, थोड़ी जगह मिल रही है जो समझाने में आसानी होगी। E माइनस आई आर, यानी इन द केस ऑफ द करंट, जब हम कुछ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सेल से करंट ड्रॉ कर रहे होते हैं, सेल एक तरीके से डिस्चार्ज हो रहा होता है, उस सिचुएशन में हमेशा ही टर्मिनल पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो हमेशा EMF से कम होती है। भाई EMF तो मैक्सिमम केस है ना, तो बाकी जो पोटेंशियल निकलेगा व्हेन द करंट इज गोइंग आउट, व्हेन द करंट इज इन द सर्किट, देन देयर इज अ ड्रॉप इन पोटेंशियल, यानी जो V मिलेगा वो E माइनस आई आर मिलेगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, समझ गए होंगे मेरी बात, आप उम्मीद करते हैं। तो ये V इज इक्वल टू E माइनस आई आर कब है, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, या आप ऐसे समझ लें जब आप सेल को यूज कर रहे हैं, क्योंकि सेल को यूज करेंगे तो डिस्चार्ज होगा, अपनी एनर्जी को देगा वो। तो उस सिचुएशन में V इज इक्वल टू E माइनस आई आर लगेगा। और आप समझ चुके हैं, अगर यहां पे I की वैल्यू 0 पुट कर दूं कि भाई करंट नहीं है सर्किट में, तो जैसे ही I पुट करेंगे आप क्या देखेंगे, I की जगह 0 पुट करेंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू E। और यही चीज आप कह रहे थे स्पेशल केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो बात थी कि दिस इज ए व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ए स्पेशल केस ऑफ
पोटेंशियल डिफरेंस। क्या स्पेशल केस है? द मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल व्हेन द करंट इज देयर इज नो करंट। जब करंट नहीं होती है उस दशा में टर्मिनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर हो जाता है जब करंट नहीं होती है। ये समझने की बात थी। अच्छा, इतनी बात समझ गए होंगे आसानी से। अब क्या होता है, ये तो रहा डिस्चार्जिंग का किस्सा। जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं बैटरी या सेल को, बैटरी का मतलब नंबर ऑफ सेल्स को जोड़ रखा है आपने, एक की जगह 2 है, 4 है, 6 है। अब अगर बैटरी खत्म हो रही है, बैटरी रिचार्जेबल है, जैसे मोबाइल फोन की बैटरी हुआ करती है कि आप रोज सुबह चार्ज करते हो, सुबह या शाम जब भी है, और चार्ज हो जाती है दिन भर के लिए। तो जब आप चार्ज करते हैं तब भी ये फॉर्मूला वैलिड होता है क्या? तो आंसर है जी नहीं, वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। वो फॉर्मूले में तब्दीली हो जाती है, बदल जाता है। तो वो दिखाता हूं क्या बदलाव होगा। थोड़ा सा बोर्ड को मैं क्लीन करूंगा और यहां मैं लिखूंगा इन द केस ऑफ चार्जिंग द सेल व्हाट विल बी द फॉर्मूला। अब देखिए, जब चार्ज करते हैं किसी सेल को, मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज कर रहे हैं, जो आप नॉर्मली उससे चिर परिचित है इसलिए बात कर रहा हूं। तो सपोज करिए ये एक सेल है आपका है, जो मैंने बताया ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया सेल का। चाहे तो डब्बा भी बना दें, सुंदर लगता है और बनाया भी जाता है। तो और ये रहा एक एक्सटर्नल डिवाइस जिससे आप चार्जर कह दीजिए इसको। ये चार्जर है जहां से आप चार्जर जब कनेक्ट किया हुआ है आपने इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब चार्ज तो चाहिए, तो इस वाले का पॉजिटिव टर्मिनल, ये प्लस है ना, तो ये प्लस यहां लिख देता हूं, ये प्लस है और ये रहा माइनस। तो इस प्लस वाले का सिरा इस चार्जर का, चार्जर और सेल, तो इस चार्जर का प्लस का सिरा हम लोग प्लस से कनेक्ट कर देते हैं, तो करंट ऐसे ड्रॉ करेगा इसके अंदर, तभी तो चार्ज करेगा। और जब आप सेल को इस्तेमाल करते हैं, देखिए मान लीजिए कोई लोड लगाया था अभी आपने, तो उस दशा में क्या होता है, सेल से करंट निकलती है, प्लस से निकलती है और ऐसे जाती है। देखिए फील करिए, ऐसे जाती है ना करंट, और यहां पे कैसे जा रही है, देखिए उल्टी, इसके अंदर घुस रही है फिर निकल रही है। देखिए इलेक्ट्रोड से प्लस से निकली और माइनस में गई, इधर प्लस में गई और माइनस से निकली चार्जिंग में, तभी तो चार्ज हो पाएगा। तो ये जो फॉर्मूला था हमारा इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग एंड व्हेन यू आर यूजिंग द सेल, पढ़ता था फॉर्मूला V इक्वल टू E माइनस IR। जब आप चार्जिंग की बात करेंगे इन द केस ऑफ चार्जिंग द सेल, तो ये फॉर्मूला बदल के हो जाएगा V इज इक्वल टू E प्लस IR। भाई ऑब्वियस सी बात है, इस समय जो पोटेंशियल है इसका V, ये इससे भारी पड़ेगा तभी तो उसको चार्ज करेगा। तो V की वैल्यू इस समय देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ज्यादा है। तो अगर कहीं एमसीक्यू आ जाए या कोई पूछ ले कि भाई कभी ऐसा हो सकता है कि V की वैल्यू E से ज्यादा हो, तो आंसर है साहब हो सकता है। कब हो सकता है? जब हम सेल को चार्ज कर रहे होंगे। जब सेल को चार्ज कर रहे होंगे तो V की वैल्यू E से बड़ी हो जाएगी, और जब नॉर्मल केस में जब आप यूज कर रहे होते हैं या डिस्चार्जिंग हो रही होती है तो V का फॉर्मूला ये बनता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए, V है टर्मिनल पोटेंशियल, E है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, I है करंट इन द सर्किट, स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। जो सेल बना है उसके अंदर जब करंट फ्लो होती है तो अंदर के जो यंत्र तंत्र हैं, इलेक्ट्रोलाइट है या जो भी विधि इस्तेमाल की गई है, वो भी करंट को रेजिस्टेंस अपोजिशन टू द करंट प्रोवाइड करते हैं, उसी को स्मॉल r बोलते हैं हम लोग। तो ये बात आप मोटे तौर पे समझ गए कि क्या कहानी थी सेल की, E और V और R का फॉर्मूला। अब हम चलेंगे ग्रुपिंग पे कि हम कैसे ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुपिंग 3 तरीके से की जाती है किसी सेल की, क्योंकि एक सेल नहीं होगा तो नंबर ऑफ सेल्स होंगे, 5 सेल, 10 सेल, 20 सेल, 50 सेल और भी ज्यादा। उन सेल की जो ग्रुपिंग है वो 3 तरीके से करते हैं। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, अभी मैं बताऊंगा इन डिटेल, या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, सबको पैरेलल में लगा मारो, या दोनों को मिक्स करके लगा दो, कुछ सीरीज कुछ पैरेलल। तो देखते हैं इसको 1 बाय 1 क्या कहानी है उसकी। आइए, तो बच्चों जैसा बात कर रहा था कि हम जब ग्रुपिंग करते हैं सेल्स की, तो वो तो या तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कर लेते हैं। सीरीज का मतलब हो गया सेल्स को हम लोगों ने ऐसे, अभी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा हूं, ऐसे ऐसे इसके अंदर है इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे ऐसे कर दीजिए। ऐसे करने का मतलब है सेल का निगेटिव वाला पॉजिटिव से जोड़ दो और फिर दूसरे का निगेटिव वाला तीसरे के पॉजिटिव से, सो ऑन। पहचानते हैं आप। और जब पैरेलल की बात की जाती है तो इस तरीके से आप जोड़ते चले, ये भी आप पहचानते हैं कि सब प्लस वाले सिरे
एक तरफ से जुड़े हुए हैं, मतलब ऐसे निकाल लीजिए ए पॉइंट, और सब निगेटिव वाले सिरे एक पॉइंट बी से जुड़े हुए हैं। और यहाँ ए बी बनाना चाहें आप तो ए बी ऐसे दिखा दीजिए, तो यहाँ प्लस, इसका प्लस इसके निगेटिव से, इसका प्लस इसके निगेटिव से, यहाँ सारे प्लस ए से, सारे माइनस बी से। और मिक्स्ड में तो आप जानते ही हैं, अगर मैं मिक्स्ड की बात कर दूं, मिक्स्ड ग्रुपिंग, तो उसका सिंपल मतलब है कि कुछ हो जाएंगे सीरीज में और कुछ मान लीजिए हो गए पैरेलल में। इस तरीके से समझ लीजिए। तो ये क्या रहा है, सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल में है, तो ये तीन तरह के कॉम्बिनेशन लेंगे। अब चीजों को समझने के लिए हम लोग शुरुआत में सीरीज कॉम्बिनेशन पकड़ेंगे और दो सेल की बात करेंगे, और दो सेल जो लेंगे वो हम लेंगे अनआइडेंटिकल, जो अलग अलग हैं। ग्रुपिंग में आसान करेंगे बाद में, तो आइडेंटिकल सेल भी ले लेंगे, लेकिन समझने के लिए दो ऐसे सेल लेते हैं जो कि आपस में सेम नहीं है। सेम ना होने का मतलब उसका ईएमएफ अलग अलग है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो दो सेल ऐसे लेंगे और सीरीज में लगाएंगे और देखेंगे कि ऑब्जर्व करेंगे कि उसके अंदर क्या चीजें निकल के आ रही हैं। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। टू सेल्स इन सीरीज ग्रुपिंग की बात कर रहा हूं, मैंने मोटे तौर पे अंदाजा दिया किस तरह की ग्रुपिंग की तरफ हम लोग चलेंगे। अब हम बात करेंगे कि अगर सेल को सीरीज में लगाया गया है, तो दो सेल हैं, ये साहब मैंने पकड़े दो सेल, और यहां पर ऐसे दो सेल को लगा मारो। अब इस वाले सेल की जो कहानी है, इसको ले लेते हैं E1 और R1, इसका कॉन्फ़िगरेशन, और इसको ले लेते हैं E2 और R2, और यहां पे पॉइंट बना लेते हैं A, जिसे एनालाइज कर पाएं। इस पॉइंट को कह देते हैं B और इस पॉइंट को कह देते हैं C। बिल्कुल आप बात समझ पाए होंगे। अब थोड़ा सा जो हमने स्टडी किया था सेल के बारे में, वो मैं ये दिखाता हूं, यही बताता हूं, फिर बात कर लूंगा। आपने देखा था कि जब ये सेल ऐसे था इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में सेल का डब्बा, तो बाकी कहीं लोड वोड लगा होगा, वो तो एक अलग की बात है। इस पॉइंट की बात करते हैं ए और इस पॉइंट की बात करते हैं बी। ये पॉइंट वही पॉइंट है, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो। ये पॉइंट बी वही है, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, सब बी हैं। क्यों सब बी हैं इधर वाले, और इधर वाले सब ए हैं? क्योंकि कनेक्टिंग वायर है ना, उसका रेजिस्टेंस तो जीरो पकड़ते हैं। तो चाहे हम कहें पोटेंशियल डिफरेंस यहां का, चाहे कहें यहां का, बात बराबर है। इस केस में जो फॉर्मूला हमारे साथ आया था वो क्या था, V = E-IR। आपने देखा था अभी डिस्चार्जिंग में या जब यूज कर रहे होते हैं, यही देखिए करंट कैसे जा रही थी, इस सेल से निकल के ऐसे जा रही थी करंट और वापस ऐसे आ रही थी। अब यहां पे देखिए, समझिए VAB लिखा हुआ है। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस AB के बीच का लेता हूं, यानी VAB लिखना चाहता हूं, जिसे आप लिखते हैं VA - VB, AB के बीच की कहानी। इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या बन जाएगा, E1 - IR1। सपोज करिए इसमें करंट I फ्लो कर रही है, ठीक है, कुछ भी नहीं, ये फॉर्मूला लगा दिया, देखिए E - IR1, करंट सेम है क्योंकि सीरीज में। तो VA - VB क्या हो गया, E1 - IR1। VA VB क्या है, VA पोटेंशियल यहां का है, VB पोटेंशियल यहां का है। अब मैं इस सेल सेकंड वाले के लिए यही फॉर्मूला लगा देता हूं, VBC। तो VBC लगाने का मतलब है VB - VC, और यहां वैल्यू आ जाएगी E2 - IR2। ये भी समझ गए, जैसे मैंने समझाया था वही तरीका इस्तेमाल कर लिया, कौन सी बड़ी बात है इसमें। अब ये VAB और VBC निकल आया। अब हम अगर ये चाहते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए, कर देंगे ऐड, कोई रोक टोक थोड़ी है। अब इसको ऐड जब आपने किया यहां पर, तो देखिए VA - VB, इसको ऐड करिए, मैं ब्रैकेट डाल देता हूं, VB - VC, इनको ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, E1 - IR1 प्लस E2 - IR2। ठीक है साहब, इसको मैं इधर क्लीन करता हूं, थोड़ी जगह बन जाएगी, फिर समझाने में आसानी होगी। अब ये देखिए बड़ी प्यारी और सरल सी इक्वेशन हमारे सामने आ गई है, उस इक्वेशन का जिक्र आगे करेंगे हम लोग। तो
यहां पर देखिए VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC और बाकी लिखा हुआ है। यहां पर देखिए VB और VB कैंसिल आउट हो जाता है, तो रिजल्ट क्या आता है, VA माइनस VC और यहां वैल्यू आ जाएगी E1 प्लस E2 माइनस कॉमन ले लिया जाए, करंट भी कॉमन ले लो तो लिख सकते हो R1 प्लस R2। ये देखिए रिजल्ट आ रहा है ना। और VA माइनस VC क्या है, VA माइनस VC है VAC, यही तो लिखते चले आ रहे थे। तो ये एक रूल सा मिल गया कि भाई अगर हम सीरीज में लगाएं, देखिए सीरीज में अगर लगाएं, अगर इन दोनों सेल को किसी एक सेल से रिप्लेस कर दिया जाता तो ये उससे कंपेयर, भाई एक सेल से रिप्लेस कर देते, मान लो ये A लगा हुआ है और यहां पे एक सेल लगा देते और ये बाजू वाला रहता C और इसका EMF ले लेते हम लोग E और इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेते R। तो फॉर्मूला क्या लगाते आप लिखते ना कि VAC तो सर होता है E माइनस करंट होती इसके अंदर I, तो I इंटू R। अब इस इक्वेशन को जो भी नंबर दे दीजिए, 1 2 दे चुके हैं, इसको 3 कह दो, इसको मैं 4 कह देता हूं, ये इक्विवेलेंट सेल हो गया ना दोनों का मिक्सिंग वाला। तो इस 4 और 3 को कंपेयर कर दो। जब 4 और 3 को कंपेयर किया आपने तो क्या पाया कि जो E इक्विवेलेंट है इन दोनों बैटरीज, इन दोनों सेल को मिला के, उसकी वैल्यू आ रही है E1 प्लस E2 और जो इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट वाला है दोनों का कंबाइंड, उसकी वैल्यू आ रही है R1 प्लस R2। इस इक्वेशन को कंपेयर कर दिया तो दिख रहा है ना आपको। तो यहां से ये रूल हमको मिल गए। क्या रूल मिल गए कि इन द केस ऑफ, ये अपॉन ना समझ लेना, ऐसे ही खींची ये लाइन, इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, जब हम सेल्स को जोड़ते हैं तो उनके EMF सिंपली ऐड हो जाते हैं और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाते हैं। ये क्या बन गया, रूल बन गया हमारे लिए कि जब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी सीरीज वाली, हम इसको हैंडल ऐसे करेंगे। अच्छा, एक छोटी सी बात और कि मान लीजिए हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया है उसमें सेल में उल्टा लगा दूं, मतलब ऐसे लगा है और उसका प्लस था ना यहां, इसको मैं माइनस कर देता हूं, प्लस माइनस माइनस प्लस। देखिए ध्यान से देखिए, इसको वही E1 R1 और ये है E2 R2। देखिए यहां पर प्लस माइनस ये ऐसे ही है, लेकिन ये जो प्लस माइनस था ये पलट के लगा दिया है, प्लस इधर चला गया, माइनस इधर चला गया। अब इसका अगर मैं इक्वेशन लिखने जाऊं तो E इक्विवेलेंट कितना करना होगा आपको, कोई समस्या की बात नहीं। यहां पर E2 था, उसको पलटे हो तो माइनस E2 कर दो बस, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा E1 माइनस E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐड ही होंगे आपस में। तो ये एक इक्वेशन हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर हमने सेल्स का पॉजिटिव साइड सबका एक तरफ रखा है तो सारे हाथ एक डायरेक्शन में, यानी सबका EMF जुड़ जाएगा। और उनमें से कुछ ऐसे सेल्स हैं जो गलती से या जानबूझ के क्यों लगाएंगे वैसे, वरना सेल लगाने की जरूरत ही क्या है, वो तो और EMF कम कर देगा। मान लो गलती से कुछ उल्टे लग गए हैं तो वो उल्टे लग गए हैं साहब, तो उसको इस तरह घटा दिया जाएगा। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का रूल है। मुद्दा है इसको पकड़ना कि सीरीज में क्या होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तो आइडेंटिकल सेल था ना, अनआइडेंटिकल सेल था अलग अलग। इसी में जब ये आइडेंटिकल सेल बनने लगेंगे तो उसका कॉम्बिनेशन भी बना के देखेंगे, तब हमें ज्यादा क्लैरिटी और मिलने वाली है। तो अब हमने 2 सेल की बात देखी थी, अभी 2 सेल पैरेलल के लिए भी देखेंगे, वहां भी देखेंगे कि रूल क्या है हमारे लिए, उस रूल का इस्तेमाल आगे किया जाएगा। तो आइए देखते हैं जब हम इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में डालने वाले हैं तो क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो बच्चों अभी हम लोग बात करते हैं जब 2 अनआइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा। तो चलिए पैरेलल में लगाते हैं। जैसा हम लोगों ने देखा था कि ये रहा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन जहां हम लोगों ने सेल लगा रखे हैं। डायग्राम थोड़ा सा हिल गया है तो थोड़ा सा सिमेट्रिकली बना दे, कैसे भी बना लीजिए, आप तो जान ही रहे हैं। ये 2 सेल हमने लगा दिए पैरेलल में, प्लस माइनस पैरेलल कॉम्बिनेशन। पॉइंट्स को दे दो AB और
जैसा मैंने बताया था कि जो ए बी है, ये जो पॉइंट्स रहेंगे, क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर सेम है तो इसको भी ए बी आप कह सकते हैं, और भ्रमित ना हो, इसको मैं A1 और B1 कह दे रहा हूं, बाकी दोनों का पोटेंशियल सेम होने वाला, कनेक्टिंग वायर से जुड़े हैं। मान लीजिए इसमें थोड़ा बड़ा कर देता हूं वायर को, इस वायर में जो करंट जा रही थी वो थी I, ठीक है। अब ये I जा रही थी और इसमें से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इसमें चली गई I1 और इसमें चली गई I2, कुछ चली गई है। ये जो सेल्स हैं इनका ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ये करंट गई, यहां पर निकली I2 और यहां पे निकली I2, वापस बन गई I, दोनों जुड़ के काम बन गया। समझ पाए? काफी फिगर मैंने लिख ली तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी। अब इस सेल के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस सेल में VA VB की बात करते हैं। आपको मालूम है कि ये जो दो पॉइंट हैं इनका पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल से भी वही निकलेगा जो इस सेल से निकलेगा, क्योंकि पॉइंट तो वही है। तो अगर मैं लिख दूं यहां पर VA1 B1 जैसा देखा था, तो VA1 माइनस VB1 इज इक्वल टू, जैसा फॉर्मूला लगाया था पिछले केस में, E1 माइनस IR1 लिख दिया। अब इस वाले ब्रांच से बात कर लेते हैं जो वायर गई है। इसमें भी मैं लिखता हूं VA1 B1, तो है तो भाई साहब वही पॉइंट्स, तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस तो यही रहने वाले, लेकिन इसको इस सेल के बिहार पर आप लिख सकते हैं E2 माइनस IR2, सॉरी ये I1 होगा क्योंकि इसमें जाने वाली करंट I1 है, इसमें जाने वाली करंट I2 है ना। तो ये E2 माइनस IR2 और E1 माइनस IR1, तो दोनों में लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे दोनों का सेम है। अब यहां पर मैं क्योंकि यहां पर एक रिजल्ट क्या मिल रहा है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, जो करंट चालू थी I थी उसी में जुड़ के वो चली गई है। तो अगर मैं इक्विवेलेंट एक लगाना, इन दोनों का इक्विवेलेंट एक EMF लगाना चाहूं, एक सेल लगाना चाहूं, तो मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं। यहां पर आप A बोल दीजिए या इस B1 को बोल दीजिए, यहां B1 बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, यहां A बोल दो बेटा, और ये रहा A1, और ये इक्विवेलेंट E और इक्विवेलेंट R, इस सेल का इक्विवेलेंट। इस सिचुएशन में जब आप, और आने वाली करंट कितनी है I, तो ये जब वैल्यू लिखेंगे VA1 B1 की VA1 माइनस VB1, तो आप क्या लिखेंगे E माइनस I इंटू R, ऐसे कंपेयर करेंगे। साथ में I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, तो यहां पर हम लोग I की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले वाले से निकालो I1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी VA1 B1, ये VA1 B1 माइनस कर लेना चाहिए यहां, तो E1 माइनस VA1 B1 अपॉन, इस VA1 B1 को बार बार A1 B1 लिखना पड़ रहा है, इसलिए मैं सीधे V लिख देता हूं इसको। तो इसको मैं कह देता हूं V, और क्योंकि सारे पोटेंशियल सेम है, इसको लिख दिया V, और ये भी हो जाएगा V क्योंकि सेम है, इसलिए ये चीजें थोड़ी देखने में आसान लगेंगी। ठीक है साहब। तो E1 माइनस V, E1 माइनस V, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, और अपॉन कर दो कितना, R1 के। और इसी तरह अगर I2 आप बनाने जाओगे तो लिखोगे E2 माइनस V अपॉन R2। इस वाले से I2 निकाला है, तो I2 R2 इधर चला गया, V इधर घट गया और R2 से डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ के लिख दो, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। तो जब I की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो यहां से I कितनी निकलेगी, यही निकाल देता हूं, तो I की वैल्यू इसी तरीके से आ जाएगी E माइनस V अपॉन R। ये एक इक्विवेलेंट सेल की कहानी थी। यहां कितनी आई, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, जगह थोड़ी कम पड़ेगी लगता है, तो उधर चलते हैं हम लोग, आराम से लिख पाएंगे। तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये रही बात I की, अभी लिखूंगा, और ये रहा I1 प्लस I2। तो I1 की वैल्यू क्या आई,
E1 माइनस वी अपॉन R1, इसकी वैल्यू आई E2 माइनस वी अपॉन R2। तो बच्चों हम लोग यहां पहुंच गए थे और इसके बाद अब इसको कैलकुलेट करके V निकाल लेते हैं, तब कंपेयर करेंगे। तो देखिए I इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, R1 R2 R2 E1 माइनस R2V प्लस R1 E2, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एलसीएम लेके लिख रहे हैं R1V, कैलकुलेशन कर रहे हैं V को एक तरफ निकालने की कोशिश। R1 R2 को I से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर E1 E2 को एक साथ लिख लेते हैं, मतलब E1 R2 प्लस E2 R1, और यहां पर माइनस V कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2 लिखा जा सकता है। हमें V निकालना है तो मैं इस V को इधर लाऊंगा, इसको इधर पहुंचाऊंगा, तो V R1 प्लस R2 E1 R2 प्लस E2 R1, और ये इधर चला गया माइनस I R1 R2। ये देखिए ये वैल्यू आपको दिख रही होगी। अब इसको नीचे पहुंचा देता हूं, तो V लिख दीजिए E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और यहां भी अलग अलग कर लीजिए I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये देखिए V की वैल्यू मिली। अब हम लोग इससे कंपेयर कर लेंगे। अब जो कंपैरिजन है वो इधर से करते हैं। देखिए इसको I वाले टर्म को इधर हटा के मैं लिखता हूं तो आप आसानी से पकड़ पाएंगे। ये लिखा था ना V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, इससे आप कंपेयर कर दीजिए। ये तो इक्विवेलेंट सेल की बातचीत थी, तो यहां से जब कंपेयर करेंगे V तो बराबर हो गया E की जगह दिस इज होली एंड दिस इज R, ये पूरा R। तो हम बात करें अगर E इक्विवेलेंट की, तो उसकी वैल्यू क्या आती दिख रही है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और R इक्विवेलेंट की बात करें तो उसकी वैल्यू आ जा रही है यहां पर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अभी जिस फॉर्मेट में लिखा है इस फॉर्मेट को थोड़ा तब्दील करते हैं जैसे ये आसानी से पढ़ने के सिस्टम में आए। तो वो मैं इधर लिखूंगा, तो इसको मैं क्लीन करूंगा, फिर इसको आगे लेके चलेंगे और दिमाग में बातें रखेंगे। तो थोड़ा सिंपल फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। तो E इक्विवेलेंट की बात करते हैं और E इक्विवेलेंट में ऊपर और नीचे R1 इंटू R2 से डिवाइड कर देते हैं, R1 R2 से डिवाइड कर देते हैं। तो R1 R2 से डिवाइड करोगे न्यूमिनेटर में तो वैल्यू आ जाएगी E1 अपॉन R1, और यहां आ जाएगी E2 अपॉन R2। या आप सीधे जो, और यहां पे जो R1 R2 से डिवाइड मारोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, होल अपॉन 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1। आप समझ पाए होंगे न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में R1 इंटू R2 से डिवाइड किया है, R1 R2 से डिवाइड किया है। तो R1 R2 से जब डिवाइड करेंगे E1 R2 को ऐसे, तो ये R2 R2 कट जाएगा, E अपॉन R1 बचेगा। तो ये देखिए E1 अपॉन R1 आ गया पहले में। जब दूसरे में डिवाइड करोगे E2 अपॉन R1 को डिवाइड करोगे R1 R2 से, तो R1 R1 कट जाएगा और E2 अपॉन R2 बचेगा। और इसी तरीके से नीचे, तो नीचे जब डिवाइड करोगे R1 R2 से तो R1 अपॉन R1 R2 लिखोगे तो R1 R1 कट जाएगा तो 1 अपॉन R2 आ जाएगा प्लस 1 अपॉन R1 आ जाएगा। इसको इस तरह लिख रहे हैं जैसे आपको याद रखने में आसानी हो। अब देखिए दूसरी बात समझने की कोशिश करते हैं, R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट जैसे लिखा हुआ है, इसको आप ये पहचान गए होंगे, फिर भी मैं आपके लिए कर रहा हूं। ये कैसा वाला फॉर्मूला है, अगर इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, तो आप लिख सकते हैं R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। अलग अलग कर लीजिए तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से अलग अलग करके, और डिवाइड करके अगर लिख दीजिए तो 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1 आ जाएगा। मतलब 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के फॉर्मेट में चलेगी। तो एक चीज ये समझ में आई और दूसरी चीज हमको यहां से ये समझ में आई। अब यहां पर देखिए ये जो सिचुएशन है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इसको आप 1 अपॉन R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। आप समझिएगा ये बात को। तो मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, यानी इसको लिख दीजिए E इक्विवेलेंट
इंटू दिस होल वैल्यू 1/R2 प्लस 1/R1, और यहां लिख देते हैं E1/R1 प्लस E2/R2। ये क्यों फॉर्म बदले जा रहे हैं? क्योंकि आसानी से हम याद रख सकें, इसलिए ये चीज चल रही है, वरना ये जो लिखा था वो अपने आप में बिल्कुल ठीक ठाक था। अब यहां पर 1/R1 प्लस 1/R2 की वैल्यू रख दो 1/R इक्विवेलेंट, तो हम ये समझ सकते हैं कि E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है अपॉन R इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू रखी, ये वैल्यू होगी E1/R1 प्लस E2/R2। इस फॉर्मूले को याद रखना आसान है, कुछ एक पैटर्न दिख रहा है कि E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट करेंगे तो E1/R1 प्लस E2/R2 एंड सो ऑन चलेगा, और जब भी हम बात करेंगे E इक्विवेलेंट की निकालना हो तो R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, यहां पर बात खत्म हो जाएगी। तो ये जो पैटर्न हमको मिला, इससे क्या सीखे हम लोग ये सीखे कि अगर हमारे सेल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये रिजल्ट, ये रूल्स हमको मिलते हैं, रूल नंबर 1, और इसे कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रूल नंबर 2। अब इस सिचुएशन में अगर हमारे सेल्स सेम ईएमएफ के हो जाएं और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाए तो ये चीजें और सरल हो जाएंगी। उसके लिए यहां पर हमको थोड़ा वर्किंग करनी पड़ेगी, तो कर लेते हैं, वो भी समझ लेते हैं, जिससे आगे इसका इस्तेमाल कर सकें। तो बच्चों, अगर हम ये पकड़ के चले कि ईएमएफ ये दोनों सेल सेम है, तो अगर सेल होने की दशा में क्या हो जाएगा, देखिए E1 E2 को E मान लीजिए, R1 R2 को R मान लीजिए, तो ये सिचुएशन बन जाएगी E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट और E अपॉन R, क्योंकि दोनों सेल एक जैसे हैं, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2E अपॉन R। ये सिचुएशन यहां खड़ी हो गई आपकी। अब यहां बात करें R इक्विवेलेंट की, देखिए यहां पर तो 1/R इक्विवेलेंट का मतलब है 1/R, अगर सेम सेल हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/R, यानी R इक्विवेलेंट जैसे पैरेलल में चलाते थे वैल्यू आ गई R/2। अब यहां पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू R/2 भी पुट कर सकते हैं और वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये समझ पाए होंगे मैंने क्या बताने की कोशिश की। तो उस सिचुएशन में जो भी चीज लगानी होगी, सेल अगर सेम है तो हम लगा लेंगे, और सेम नहीं है तो हम लोग इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। ये रूल आपको आना चाहिए। सीरीज में हमने देखा था, याद दिला देता हूं फिर आगे चलेंगे। सीरीज में मैं एक बार रिवाइज मार रहा हूं। सीरीज में हमारा E इक्विवेलेंट आया था E1 प्लस E2, इंटरनल रेजिस्टेंस आया था R1 प्लस R2। पैरेलल में अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ये देखिए दिख रही है, याद रखना आसान है। और अगर मैं R इक्विवेलेंट की बात करूं, जिसे मैं 1/R इक्विवेलेंट लिखना होगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2 के पैटर्न से ये चलेगा। तो इस तरह इसको पकड़ के रखेंगे, जहां भी जो चीज लगानी होगी हम लोग इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। तो ये रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इसकी कहानी। अब हम चलेंगे जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाए जाएंगे। अभी तो 2-2 सेल के लिए हमने रूल देख लिया कि भाई इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। अब हमारे पास मान लीजिए n सेल्स हैं, तो n सेल्स को आइडेंटिकल सेल ले रहे हैं उसमें, वरना E1 E2 में बहुत ही भीषण कहानी बन जाएगी। अगर सारे सेल डिफरेंट ले लिए तो E1 E2 E3 E50 E100 बहुत लंबा चौड़ा किस्सा हो जाएगा। तो उस बात को सरल रखने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन की पहले हम लोग बात करेंगे। और सीरीज कॉम्बिनेशन में सपोज करिए n सेल्स हमारे पास हैं, उनको सीरीज में लगाया है, ग्रुपिंग की है, उसमें क्या होगा और मैक्सिमम करंट हमें कब मिलेगी उसकी चर्चा अब हम लोग करते हैं। तो बच्चों, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल की बात कर रहे हैं। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे सेल हैं। एक जैसे इसलिए जैसे हमारा जो कैलकुलेशन है या हमारी जो स्टडी है वो महाभीषण ना हो जाए, समझने में दिक्कत ना आए, इस वजह से। तो आइडेंटिकल सेल ले लिए, एक जैसे सेल, और उनको हमने सीरीज में लगा दिया है। देखिए इस तरह से सीरीज कितने सेल ले लेते हैं, सपोज करिए n सेल्स हैं हमारे पास। तो इस तरीके से एक हमने सीरीज बनाई, डैश डैश डैश, और n सेल्स लगा दिए, और बाहर एक रेजिस्टेंस है जिसे आप लोड बोला करते हैं, उसको हमने लोड से कनेक्ट कर दिया। जब ये सेल लगे हैं तो इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब के सब एक जैसे हैं तो सबका EMF E और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R, आइडेंटिकल सेल्स हैं, सबका एक जैसा। और कितने सेल्स हैं वो हमने देखे, हमारे पास n सेल्स हैं, ये n लगे हैं।
n सेल्स, यहां भी लिख देता हूं, ये कैपिटल R ले लेते हैं। ठीक है साहब, बड़ी अच्छी बात है। अब आपने देखा था पढ़ाई के दौरान कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ई इक्विवेलेंट कितना आता है, तो ई इक्विवेलेंट हमें पहचान में आया था कि जो ई इक्विवेलेंट होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो भी स्टडी की थी उसके अंदर हमारा E1 प्लस E2 जुड़ जाया करता था। अब ये यहां पर सबके सब है सेम E, तो ये E हमारा ऐड हो जाएगा, और कितने बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स, क्योंकि n नंबर ऑफ सेल्स हैं तो वैल्यू हो गई Ne। समझ में आती है बात। अब R इक्विवेलेंट की बात करते हैं हम लोग कि इंटरनल रेजिस्टेंस की कहानी क्या थी, तो हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 एंड सो ऑन Rn तक कहानी थी। सेम बात यहां पर, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है और कितने बार है, n बार है, तो NR इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। हम बात समझ गए कि भाई इसके लिए जो E इक्विवेलेंट है वो Ne है और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है NR है। तो अब यहां पे जब करंट फ्लो होगी तो करंट फ्लो फॉर्मूला लगा देते हैं, I इज इक्वल टू VR कर दो चाहे तो ये बना I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V कितना है टोटल, Ne है, और टोटल R कितना है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस NR, एक बाहर वाला R, तो टोटल हो गया R प्लस NR। ये कॉन्फ़िगरेशन बना हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब देखिए यहां पे दो कंडीशंस हमारे पास खड़ी हो सकती हैं। केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1, जब हमारा R की वैल्यू बहुत छोटी हो NR से, ये R हमारा NR से काफी छोटा हो, यही तो है EMF जो सेल लेके आ गए तो वही गए। अगर R की वैल्यू NR से बहुत छोटी है तो हम इस फॉर्मूले में R को इग्नोर कर सकते हैं। उस सिचुएशन में Ne और R को क्योंकि इग्नोर कर दिया तो नीचे बचा NR, और ये फॉर्मूला आ गया E बाई R। देख पा रहे हैं आप, E अपॉन R। अभी इसकी चर्चा करेंगे, अभी दूसरा पॉइंट भी लिख लेते हैं। केस नंबर 2 आ जाओ बेटा। केस नंबर 2 में जो R की वैल्यू है वो बहुत बड़ी है NR से, तो R की वैल्यू अगर बहुत बड़ी है NR से तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, Ne अपॉन R, और ये जो NR है उसको इग्नोर कर दिया R के साथ में, तो ये वैल्यू ये आ गई। अब देखिए ऊपर में जब हमारा स्मॉल कैपिटल R बहुत छोटा था NR से, तो ये वही करंट मिल रही है जो एक सेल से मिलनी चाहिए। मतलब एक सेल से कैसी करंट मिलती, मान लो एक सेल से तो मिलती I इज इक्वल टू E, और अगर कैपिटल R बहुत छोटा है R से कह लीजिए तो R इग्नोर कर देते तो अपॉन R मिल जाती। तो एक सेल जितना करंट प्रोवाइड कर रहा था वही करंट हमें यहां भी मिल रही है। इन द केस व्हेन कैपिटल R इज वेरी वेरी स्मॉल देन NR, और इस सिचुएशन में देखिए ये सेम करंट फ्रॉम वन सेल, तो एक सेल से जो करंट मिल रही थी वही मिल रही, तो लाभ क्या हुआ इतना नाटक करने का, करंट अगर सेम मिल रही है तो। खैर एनीवे स्टडी तो है ही। अब दूसरी बात करते हैं, तो दूसरी सिचुएशन में क्या था, जब कैपिटल R की वैल्यू NR से काफी बड़ी थी तो R से भी काफी बड़ी होगी। उस सिचुएशन में जो हमें करंट प्राप्त होगी वो होगी E अपॉन R, क्योंकि स्मॉल r छोटा है बहुत, उसको इग्नोर किया जा सकता है सर्किट में। एक सेल की बात कर रहा हूं, एक सेल की बात कर रहा हूं, समझ पाए हो गया भाई। एक सेल का मतलब ये हो गया ना, ये देखिए एक सेल बन गया, तो एक सेल का ये EMF E है, इंटरनल R है, ये कैपिटल R है, तो फॉर्मूला कैसे लिखते हो, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। अब यहां पे कैपिटल R बहुत बड़ा है अगर R से, तो इसको लिख दोगे I इज इक्वल टू E अपॉन R। तो सिंगल करंट ही तो हुई एक सेल से मिलने वाली, तो एक सेल से करंट मिल रही थी E बाई R, और यहां करंट कितनी मिली, Ne अपॉन R, तो n टाइम्स करंट मिली, n टाइम्स करंट फ्रॉम सिंगल सेल। आप समझ पाए होंगे मेरी बात। यानी सेकेंड सिचुएशन में ये कंडीशन याद रखिएगा, आगे काम आने वाली है, कि जब हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपिटल R की वैल्यू
एन आर से काफी बड़ी होती है तो हमको जो करंट मिलती है वो मैक्सिमम मिलती है, और उसकी वैल्यू होती है एक सेल जो करंट प्रोवाइड कर रहा है उससे n टाइम्स मोर। तो दिस इज द टेक अवे फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन। तो इस पॉइंट को जरूर दिमाग में रखना होगा, और मैंने आराम से आपको एक्सप्लेन किया है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करेंगे और वहां देखेंगे कि क्या बात निकल के आ रही है। चलिए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात। तो बच्चों अब हम लोग करेंगे पैरेलल ग्रुपिंग की बात, और ध्यान ये रखना है कि आइडेंटिकल सेल की बात है, एक जैसे सेल है। तो साहब कोई दिक्कत की बात नहीं, ये सारे के सारे हमने इस तरह से सेल लगा लिए। ये आप ऐसे समझ लीजिए, ये सेल लगे हुए हैं, और कैसी ग्रुपिंग है, पैरेलल ग्रुपिंग। बाकी डैश 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 चल ही रहा है, ये आप पहचानते हैं। बड़ी सुंदर बात। अब इसमें क्योंकि ये सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं तो सबका एक जैसे हैं, ई आर शुरू हो गए। और कितने सेल हैं, तो m सेल्स हैं इसके अंदर। कितने सेल्स हैं, m, 1 2 3 4 m तक पहुंच गए। अब हमको मालूम है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के बीच में हमारा सबका जो पोटेंशियल रहता है वो सेम होता है, और यहां पर भी दिख रहा है कि सबका हमारा E ही रहने वाला है। यानी सिस्टम का भी जो E इक्विवेलेंट है वो E के बराबर ही रहने वाला है। E इक्विवेलेंट किसके बराबर रहने वाला है, E के बराबर। और ये वहां से भी बात निकल के आ जाती है जो हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था। तो अब बात समझने की कोशिश करते हैं। R स्मॉल r की चर्चा पहले करते हैं। तो स्मॉल r में हमें देख रहे थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट जब लेते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 और ऐसे करते करते प्लस 1/Rm तक चीजें जुड़ेंगी। अब क्योंकि सब की सब हैं सेम, तो ऐसे आपने इसको ऐड किया, और कितनी बार ऐड किया है, m टाइम्स। तो ये क्या रिजल्ट दे देगा, m/R। अब 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू m/R। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, R/m। ये बात यहां से निकल आई। अब EMF की बात भी अगर करना चाहें आप, तो वैसे तो समझ में आ रहा लॉजिक, भाई पैरेलल सेम होगा। लेकिन अगर आप उस चर्चा को भी ध्यान में रखें जिसमें आप E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट की बातचीत करते थे, तो आप क्या लिखते थे, E1/R1 प्लस E2/R2 एंड सो ऑन। याद होगा, m ले लिया है तो यहां Rm लिख देता हूं मैं। अब इस रिजल्ट से भी अगर सबकी वैल्यू E और R पुट कर दी जाए यहां पर, तो देखिए क्या बनेगा, वही चीज बनेगी। तो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट कितना, ये देखिए R/m, और सब E है और सब R है। देख रहे हो ना बेटा, कितनी बार चले हो, m टाइम्स। मैं दिखा इसलिए रहा हूं कि आपके मन में कोई शंका ना रह जाए। ये फॉर्मूला जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पढ़ा था, ये कितने बार जुड़ा है, m टाइम्स। तो m टाइम्स मतलब अभी ये m मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो E इक्विवेलेंट अपॉन R/m इज इक्वल टू m टाइम्स E/R। अब E इक्विवेलेंट कितना हो गया, me/R इंटू R/m। और देखिए ये दोनों कटे और वैल्यू E आ गई। मैंने इसलिए ये वर्किंग करके दिखाई कि आपको शंका ना रह जाए, अदरवाइज लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली तो क्लियर ही है। ये सारे एक जैसे सेल हैं और पैरेलल लगे हैं, तो E इक्विवेलेंट कितना आएगा, E के बराबर ही आएगा। लेकिन ये वर्किंग कर लेना और अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट मजबूत होता है। तो E हमारे सामने निकल के आ गया। अब हम बात करेंगे कि कितनी करंट इसमें फ्लो हो रही है साहब। तो करंट फ्लो होने का मतलब है I, और इसमें बाहर जो रेजिस्टेंस आपने लगा रखा होगा वो है लोड, वो R है बेटा। यहां पर ऐसे लगा देता हूं डायग्राम, ये समझ लीजिए R जुड़ा हुआ है, कैपिटल R। M तो सेल्स इसके अंदर थे ही, ठीक, कैपिटल R इसके अंदर लोड लगा हुआ है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो V कितना, E इक्विवेलेंट अपॉन बाहर वाले लोड में, ये पूरा सिस्टम सीरीज में है तो लिख देंगे R इक्विवेलेंट। अब वैल्यू रख दो, क्या बड़ी बात है, I इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई E, ये रहा R, और स्मॉल और इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाली थी R/m। ये हमारा करंट की वैल्यू हमारी आ गई। देखिए इसको ध्यान रखिए, मैं लिख देता हूं एक बार क्लोजली,
जैसे कि समझने में थोड़ा सा दिमाग अच्छे से पकड़ ले। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया साहब। ये फॉर्मूले को थोड़ा और सुंदर तरीके से लिख दूं, साफ तरीके से। ये अब इसमें भी अगेन केसेस बन जाते हैं, केस 1 केस 2। तो पहला केस ले लेते हैं, केस 1। जब हमारी R की वैल्यू काफी ज्यादा हो जाए R बाई M से, यानी इस R की वैल्यू R बाई M से काफी ज्यादा है, उस सिचुएशन में R बाई M को इग्नोर करना बेहतर होगा और आप लिख देंगे E अपॉन R। अब आप पहचान पाए होंगे ये सिंगल सेल की करंट होती है, सिंगल सेल की करंट। तो ये सिंगल सेल की करंट रही साहब जब हमारा कैपिटल R काफी बड़ा है R बाई M से। और दूसरी बात करते हैं केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में हमारा जो R की वैल्यू है वो छोटी होती है काफी R बाई M से। उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के तहत? तो I इज इक्वल टू, ये कैपिटल R को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है, R बाई M। M चला गया ऊपर। अब ये वैल्यू क्या बन गई इस सिचुएशन में? हमारा करंट आ गया ME अपॉन R। और ये क्या करंट है? जो सिंगल सेल करंट ऑफर करता है उससे M टाइम्स ऑफ सिंगल सेल करंट, सिंगल सेल करंट। तो ये बात इसके अंदर निकल आई भाई। अगर ये सिंगल सेल लगाते हैं हम, अब मैं यहां दिखाता हूं आपको जैसे बिल्कुल फील आए। ये देखिए कैपिटल R लगाया था, ये स्मॉल r आ था, ये E था। अगर ये सिंगल सेल की करंट होती तो क्या लिखते? I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। अब क्योंकि इस केस में R हमारा स्मॉल r से बहुत बड़ा है तो I की वैल्यू लिख देते E बाई R। तो ये सिंगल सेल की करंट होती ना इस केस में, अब ये M टाइम्स हो गई है, यानी ये M गुना ज्यादा है जितनी करंट हमको ऑफर हो रही थी उससे। तो ये फायदे का सौदा हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमें जो करंट मिलती है M टाइम्स, वो तब मिलती है जब हमारी कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r अपॉन M से कहीं ज्यादा छोटी हो। तो सीरीज वाली याद कीजिए और पैरेलल वाली। तो मैं एक बार इसको हटा के सीरीज पैरेलल को साथ लिख देता हूं जिससे आपके दिमाग में एकदम पकड़ बना ले। फिर हम मिक्स्ड ग्रुपिंग की बात करेंगे, उसमें इस्तेमाल करेंगे इस बात को। तो आइए मैं इधर क्लीन करके लिख देता हूं साफ साफ, जैसे आप पकड़ पाए पूरी बात। तो बच्चों यहां मैंने साथ में बातें लिख दी हैं। देखिए याद कैसे रखना होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट मिलनी थी जब कैपिटल R की वैल्यू काफी बड़ी थी NR से। तो इसको याद रखने की जगह ऐसे याद रखिए, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, उसकी वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी ज्यादा जब हो। ये मैं ऐसे लिख दूं, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, समझना मेरी बात, ये R था। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी ज्यादा होती है तो मुझे मिलता है मैक्सिमम करंट इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू, एक्सटर्नल मतलब वही R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी R की जो वैल्यू है वो जब काफी कम होती है, इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस, ये R बाई M क्या है? इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी जब कम होती है तो हमें मिलती है मैक्सिमम करंट। ये बातें पकड़ के रखनी हो। सीरीज में R, कैपिटल R भारी होना चाहिए, ऐसे याद रखने का तरीका बताओ ना। सीरीज में है तो सीरीज में कैपिटल R भारी होना चाहिए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपिटल R हल्का होना चाहिए, तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसे याद रखने की बात बता रहा हूं। सीरीज चल रहा है तो कैपिटल R मजबूत चाहिए। एक सीरीज में लगे होते ना, ऐसे याद करने का ट्रिक समझ लो, लॉजिक नहीं है, ट्रिक, कि ऐसे मतलब लगे हैं ऐसे समझने के लिए। ये मान लीजिए बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा फील ले आओ, ये कैपिटल R इसको अपोज करेगा तो उसको भारी होना चाहिए मैक्सिमम करंट के लिए, ये R विल बी मच स्ट्रॉन्गर इस केस के अंदर, ऐसे याद रह जाएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इसका उल्टा, यानी कैपिटल R
हल्का होना चाहिए मैक्सिमम करंट के लिए। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, बाकी आप किसी भी तरीके से याद रखें, ये बात समझ में आती है। अब बात करते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग की। ये तो सीरीज में हो गया, पैरेलल में हो गया, अब हम मिक्स्ड ग्रुपिंग की बात करते हैं और उसमें देखते हैं मैक्सिमम करंट कब मिलने वाली है। चलिए देखते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल, एक जैसे सेल की मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो देखिए मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या करते हैं बेटा कि मान लीजिए एक रो है और इसमें एन सेल्स लगा रखे हैं, ऐसे लगा दीजिए आप एन सेल्स, ये लग गए, ये कितने सेल हैं, एन सेल्स रो के अंदर, और ऐसे हमारे कई आर्म बना देंगे हम लोग। अभी मैं ऐसे देखिए ये सेल लगे हुए हैं, अब इसी तरीके से और बना दीजिए एक, इसी तरीके से बाकी और भी जा रहे हैं। तो एन सेल्स हैं, तो रोज कितनी है, रोज मतलब 1 2 3 4 रोज है एम रोज। तो एम रोज हो गई इसके अंदर, और एक रो के अंदर एन सेल्स हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 कितने एन, और ऐसे कितनी रोज हैं, एम रोज हैं। बात समझ में आती है। और सब के सब एक जैसे हैं, तो ई आर सबका मान लेते हैं आइडेंटिकल ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और एक बाहर का लोड लगा देते हैं क्योंकि बिना उसके बना ही क्यों रहे हैं, कैपिटल आर। बात पकड़ में आई होगी। ये हो गई एम रोज, एन सेल्स वगैरह वगैरह। अब हम बात निकालने की कोशिश करते हैं कि इसका ई इक्विवेलेंट, इस सिस्टम का इस जो अरेंजमेंट है, इस जो ग्रुपिंग है, इसका इक्विवेलेंट कितना निकलेगा। तो आपको मालूम है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा होता है तो इसका एक आर्म का इक्विवेलेंट कितना आएगा, एन आर, क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की कहानी क्या हो जाती है, सीरीज में R1 + R2 जुड़ जाता है, इसी तरीके से इसका भी एनआर आ जाएगा और सबका एनआर आ जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। अब क्योंकि ये सारे पैरेलल में है भाई, ये पूरा पैरेलल में है, तो जब आप पैरेलल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालेंगे नेट पैरेलल वाले सेंस में, तो पैरेलल में हमने क्या पढ़ा था, 1/R1 + 1/R2, ऐसे याद होगा आपको। इन द केस ऑफ पैरेलल तो 1/R2, और ऐसे ऐसे करके आप कहां तक जाना चाहेंगे, एम रोज हैं, तो ये चलेगा कहां तक, एम रोज तक। एम लिख देता हूं, चलिए ठीक है, ये एम थी ना, तो ये कितने टाइम्स लिखा गया, एम टाइम्स। अब यहां पे आ जाओ, क्योंकि सब R1 R2 जो लिखा हुआ है, एक R1 का है एनआर, इसी तरह दूसरे रो का भी है एनआर, और ऐसे चलते चलते सबका है एनआर। बस ये लिखा कितनी बार है, ये लिखा एम टाइम्स है, क्योंकि हमारी रोज कितनी थी, एम, तो एम टाइम्स। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, एम से कर दो मल्टीप्लाई, तो m/nr, भाई एम टाइम्स है तो एम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर इक्विवेलेंट कितना आया साहब, आर इक्विवेलेंट आया उसका रेसिप्रोकल nr/m। तो ये तो वैल्यू आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस की, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल। और एक सीरीज में एन सेल्स और ऐसी कितनी लड़ियां या रोज हैं, वो हैं एम रोज। बहुत अच्छी बात है। अभी चर्चा रह गई है ईएमएफ की, तो ईएमएफ की चर्चा करते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो ईएमएफ होता है वो भी तो E1 + E2 + E3 सब जुड़ जाता है सिंपली। तो एक रो का ईएमएफ, इस रो का ईएमएफ कितना हो जाएगा, N हो जाएगा, क्योंकि सब E है, N टाइम जुड़ेगा। और यही कहानी इसके लिए बन जाएगी, इसका कितना हो जाएगा, N हो जाएगा, और बाकियों का सब N हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि अगर सारे N हैं तो टोटल का भी N रहता है। तो इक्विवेलेंट EMF ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी N, क्योंकि हर आर्म का N है, सब पैरेलल में लगे। लास्ट टाइम कैलकुलेशन करके प्रूव भी किया है हम लोगों ने, तो ये E इक्विवेलेंट N हो गया। अब पूरे अरेंजमेंट का वही V = IR वाली घटना को रच देते हैं हम लोग, तो कोई समस्या की बात नहीं बेटा। आप लिख दीजिए I = टोटल E विच इज NE, टोटल रेजिस्टेंस, बाहर वाला है R और अंदर वाला है
एन आर अपॉन एम। ये हमारे पास एक बढ़िया सा फॉर्मूला आ गया है। अब इस फॉर्मूले में हमको रीअरेंजमेंट करना है, ये पता करना है कि करंट मैक्सिमम कब होगी। तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं बेटा इसको। एम ले लो एलसीएम, तो इसको लिख सकते हो आई, और एम एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा तो एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। ये वैल्यू हमारी बन गई यहां पर। अब ये टर्म हमारा मैक्सिमम कब होगा ये देखेंगे। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब क्या है, देखिए बुक्स में तो सीधे लिखा हुआ है और मेरा भी मन कर रहा सीधे लिख दूं, लेकिन इस बात में मैं चर्चा करा लूंगा थोड़ी आपसे। देखिए यहां पर हम ये कह सकते हैं कि आई की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, बात सही है। लेकिन एम एन मल्टीप्लाई भी तो ऊपर हो रहा है, ये भी तो खेल खेल देगा अपना। क्यों खेल खेल देगा? देखिए मान लीजिए टोटल सेल हमारे पास कितने हैं, 24, कोई भी मान सकते हैं आप। तो m प्लस n की वैल्यू, टोटल सेल जो हम घर लेके आए वो थे 24, और 24 को कितने की हमें, कितने एक में डालने और कितने ऐसे लगाने इसके बारे में तो हमको पता नहीं। तो अब इसमें ब्रेकिंग की जा सकती है। ब्रेकिंग का मतलब 24 अचीव करने में m को आप ले लीजिए, सपोज करिए 20 ले लो और n को ले लो 4, तो 24 सेल पकड़े ना आपने। देखिए 24 आ रहा है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो आ गया 80। 20 इंटू 4, बात समझना मेरी बात, 20 इंटू 4 विच कम्स आउट टू बी 80। अब इसका मतलब क्या है कि एक लड़ी में आपने 4 सेल लगाए हैं और 4 सेल की रोज कितनी बनाई है, 20। अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं दूसरी तरह बनाऊंगा। मैं कैसे बनाऊंगा सर? मैं दोनों में 12-12 डाल देता हूं। तो मैं m ले लेता हूं 12 और n ले लेता हूं 12। तो m इंटू n जब करोगे तो 12 इंटू 12 हो जाएगा 144। तो ये 80 से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है mn की जो वैल्यू आ रही है ये एक इंपैक्ट डाल रही है। एट ए ग्लांस हमें लग रहा है ना कि भाई mn की वैल्यू कितनी, 80 भी हो सकती है, 144 भी। टोटल सेल तो हमारे पास ठीक है कि 24 हैं, लेकिन 24 में किस तरह हम कंबाइन कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट का रिजल्ट कुछ और हो सकता है। तो हम सीधे ये बोल दें कि डिनोमिनेटर मिनिमम होगा इसलिए आई मैक्सिमम होगा, ये ज्यादा मैथमेटिकली सही नहीं लगता। तो मैं यहां पर एक और नई चीज इंट्रोड्यूस कर देता हूं जिससे इसका बवाल ही खत्म हो जाए। क्या चीज इंट्रोड्यूस करता हूं, आइए दिखाता हूं अब आपको। तो ये बात आप समझ गए होंगे। मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को mn से डिवाइड मार दो। तो mn से डिवाइड करोगे तो ऊपर e आ जाएगा, mn से डिवाइड हो गया। यहां mn से डिवाइड मारोगे तो आ जाएगा r अपॉन n, और यहां आ जाएगा r अपॉन m। इस इक्वेशन में हम मिनिमम मैक्सिमम निकाल लेंगे। क्या किया, mn से ऊपर और mn से नीचे डिवाइड कर दिया है। तो mn से डिवाइड करोगे न्यूमरेटर को तो mn कट जाएगा, और डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे अलग अलग तो यहां पर m से m कटेगा तो r बाई n आएगा। अरे समझ रहे होगे ना, नीचे आए mr को mn से डिवाइड किया, mm कट गया तो r बाई n बचा, और nr को डिवाइड किया mn से, nn कट गया तो r बाई m बचा। अब क्लियर कट बात है, क्योंकि e के साथ तो कुछ है ही नहीं यार। तो हमारा अब डिनोमिनेटर अगर मिनिमम हुआ तो आई मैक्सिमम हो जाएगा। बात पकड़ में आई? क्या बताने की मैंने ट्विस्ट लगाई, यहां पर लॉजिक भी है। अब आप देखिए, अब इस बात को अगर हम पकड़ ले गए हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं अब, तो अब यहां पर इसको हमें करना है डिनोमिनेटर को मिनिमम, डिनोमिनेटर मिनिमम, देन वी विल गेट मैक्सिमम करंट। अब इसको लिख लेता हूं r अपॉन n प्लस r अपॉन m को किस तरीके से, अंडर रूट में लिख लीजिए r बाई n माइनस अंडर रूट r अपॉन m का होल स्क्वायर। जब ओपन करोगे तो आ जाएगा a स्क्वायर यानी ये वाला टर्म प्लस b स्क्वायर यानी ये वाला टर्म। अब माइनस करके 2ab जो आएगा वो एडिशनल है, तो हम प्लस करके 2ab लगा देते हैं जिससे इसकी छुट्टी हो जाए, और ये होगा इसकी छुट्टी। यानी ये दोनों टर्म LHS RHS साइड इक्वल हैं इस समय, कोई टेंशन की बात नहीं। अब ये टर्म यानी ये मिनिमम करना है, इसको अगर हमें मिनिमम करना है तो इसमें जो ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव इन नेचर है, रूट के अंदर भी है पॉजिटिव भी है, r है, स्मॉल n है, m है, r है, तो इसकी पॉजिटिव है निगेटिव होगी नहीं। तो ये पूरा टर्म कब कम से कम होगा, जब ये टर्म जीरो हो जाए। यही तो हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म निगेटिव तो होता नहीं, मिनिमम वैल्यू जीरो होती है। तो इसको सबसे छोटा होने के लिए इस वैल्यू को जीरो होना होगा।
अब इसको 0 होना होगा तो 0 के बराबर कर दो बेटा। 0 के बराबर का मतलब हो गया, मैं थोड़ा यहां पे आ रहा हूं, जगह कम पड़ रही, थोड़ा मजे से समझाने के मूड में हूं, तो मैं इसको थोड़ा क्लीन करता हूं फिर बताता हूं। अब इसकी वैल्यू दोनों इक्वेट कर देनी, 0 के बराबर कर देनी, तो मतलब क्या रहा, अंडर रूट r बाई n माइनस अंडर रूट स्मॉल r बाई कैपिटल M की वैल्यू होनी चाहिए 0। इसका साफ मतलब क्या है कि अंडर रूट r बाई n इज इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू r बाई m। इसका मतलब क्या है कि दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी r अपॉन n मस्ट बी इक्वल टू r अपॉन m। इसका मतलब क्या है कि कैपिटल R की जो वैल्यू है वो NM बाई R के बराबर होनी चाहिए फॉर I मैक्स, मैक्सिमम करंट के लिए। बहुत सुंदर बात, वही कंडीशन पहुंची। अब इसको पहचानो, ये देखो लिखा हुआ, मैंने मिटाया इसीलिए नहीं था कि ये जो वैल्यू है ये क्या थी, R इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की। अब देखिए कितना आसान हो गया इसको समझना और याद रखना। देखिए मेरी बात समझिएगा। अब आपने बोला कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में, मिक्स्ड ग्रुपिंग में आपको आई मैक्सिमम तब मिलेगा जब बाहर का लोड का रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगी। यही तो दिख रहा है हमको। अब आप तीनों चर्चाएं एक साथ ध्यान दीजिए, देखिए कितनी मजेदार बातें निकल के आ गई, याद रखने में भी आसानी हो गई। जब हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन तो आपको बताया था कि उसमें आर हैवी होना चाहिए, तो आर हैवी होने का मतलब था मैक्सिमम करंट के लिए हमारा आर मच लार्जर देन होना चाहिए था एनआर से। फिर हमने पढ़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें उसकी उल्टी कहानी थी, यानी आई मैक्स में आर की वैल्यू बड़ी छोटी होनी चाहिए थी आर बाई एम के। और तीसरा पढ़ा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड ग्रुपिंग, इसमें हमने क्या बोला कि आई मैक्स के लिए आर बराबर होना चाहिए इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, टोटल इंटरनल रिक्वेस्ट के। अब देखिए बिल्कुल बातें एकदम सरताल पे आ गई हैं, कितनी आसान हो गई हैं। केवल ये क्लू पकड़ लीजिए, आपको याद रहेगा, सीरीज में भारी, पैरेलल में हल्का और मिक्स में बराबर। बस बराबर में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है पता होनी चाहिए आपको। बस ये तीनों चीजें आपके टिप्स पे रहने वाली हैं। ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी साफ हो गया। तो इस तरह से बातें याद रखी जा सकती हैं। अब समय आ गया है एक दो न्यूमेरिकल लगाने का, तो एक दो न्यूमेरिकल मैं लगा के आपको दिखाता हूं जिससे बातें पूरी पकड़ में आ जाएं। तो आइए चलते हैं न्यूमेरिकल पे। तो बच्चों की पॉइंट्स के तौर पे ये बात भी ध्यान रख लो, रह ना जाए कुछ, और आप समझ पाए अच्छी तरीके से कि जो सेल्स हैं उनको जब कनेक्ट किया जाता है सीरीज में तो हमारा एम नॉर्मली रहता है कि मोर वोल्टेज लेना है। सीरीज में लगाते हैं और सारे ईएमएफ जुड़ जाते हैं, E1, E2, E3, तो NE मिल जाता है। तो जब हमको ज्यादा वोल्टेज चाहिए होता है तो हम सीरीज में लगा देते हैं। इसी तरीके से जब हमको ज्यादा करंट चाहिए होती है, जबकि हमने सारी बातें करंट को लेकर डिस्कस की हैं, लेकिन ज्यादा करंट हमको चाहिए तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में चले जाते हैं, और हमको जब पावर ज्यादा चाहिए होती है तो हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में चले जाते हैं। तो ये जस्ट एक की पॉइंट्स था जो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि सीरीज में हमें मिलेगा ज्यादा वोल्टेज अधिकतर बार जब हमें जरूरत पड़ती है, मैक्सिमम करंट के लिए पैरेलल में, मिक्स्ड में मोर पावर के लिए। तो ये की पॉइंट था, आपके दिमाग में रहना चाहिए, जहां जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल की। तो बच्चों बात करते हैं न्यूमेरिकल की, और देखिए न्यूमेरिकल आपके सामने है, मैं पढ़ के आपको समझाता हूं और अच्छी तरह आप लगा लेंगे। ऐसे न्यूमेरिकल बोर्ड्स में आते भी हैं। तो लिखा है ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम। एक वायर है 12 ओम की, ये लेंथ बना लीजिए वायर की, ऐसे बना लेता हूं वायर, फील तभी आएगा आपको। ये 12 ओम का इसका रेजिस्टेंस था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको 3 टुकड़ों में काटा गया है, 1:2:3। इसके 3 पार्ट किए गए हैं कुछ इस तरीके से कह लीजिए। एक पार्ट की लेंथ है अगर L है तो दूसरे की 2L है और तीसरे की 3L है। 1:2:3 का मतलब ये हो गया, और टोटल 6L यानी 1 + 2 + 3 6L का लेंथ है L। तो L की वैल्यू हो गई 12/6 मतलब 2। तो ये टुकड़ा कितना हो गया लेंथ वाइज बात करें या हम रेजिस्टेंस वाइज बात करें, क्योंकि हमें मालूम है कि R की वैल्यू ρL/A लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। तो हमारा पहला वाला आ जाएगा टुकड़ा 2 ओम का, 2 × 2 यानी ये आ गया 4 ओम का, और 3 × 2 यानी आ गया 6 ओम का। तो 3 टुकड़े हमारे पास आ गए 2, 4, 6 ओम के। बात समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से आप। आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्रायंगल। इन तीनों टुकड़ों को
हम लोग ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं जैसे एक ट्रायंगल बना रहे हैं। फिर ए सेल ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द हाईएस्ट ऑफ द 3 रेजिस्टर्स। हाईएस्ट ऑफ द 3 रेजिस्टर मतलब इसके अक्रॉस हम ये सेल लगा रहे हैं। फिर कैलकुलेट करनी है करंट सभी पार्ट के अंदर। तो साहब ये 3 टुकड़े बने हैं, आपको दिखाते हैं। 6 ओम वाला टुकड़ा ये रहा और एक ट्रायंगल ऐसे बनाया और दूसरा ट्रायंगल आपने ऐसे बनाया। उम्मीद है ये बोर्ड में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। नाम दे दीजिए ABC। और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस था हाईएस्ट, 2 ओम का है और ये 4 ओम का है। ओम लिख लीजिए यहां पर। और यहां एक सेल लगा दिया आपने जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। दिखाना चाहें तो दिखा भी दें ऐसे आप, वरना आप मान के चलें कि इसके अंदर है। और जो ईएमएफ है वो कितना है, 8 वोल्ट का ईएमएफ है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। ये सिचुएशन बनी हुई है। अब बोलना है करंट कितनी होगी। तो आप ये समझ पाए बड़ी आसानी से बेटा कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में ये दोनों तो हैं सीरीज में और ये सीरीज वाला पोर्शन आपस में पैरेलल में है। अगर ए बी सी ये ए यहां पर लिख दीजिए ए बी सी, तो बी ए और ए सी आम सीरीज में है। तो बी सी के बीच में ऊपर बचा 6 ओम, नीचे बचा 6 ओम। थोड़ा डायग्राम बना दूं, कई बच्चे हो सकता है पकड़ बनाने में दिक्कत महसूस करें। तो ये रहा देखिए बी और इन दोनों का बीएसी की कहानी मिल गई। 2 + 4 सीरीज में होने की वजह से 6 ओम और नीचे वाले का था 6 ओम। बाकी सेल वेल लगा हुआ है, ये आप जानते पहचानते हैं। अब इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये बाहर एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं, दोनों पैरेलल में है। तो आर इक्विवेलेंट की बात करें तो फॉर्मूला लगा दीजिए, या फटाफट वाला फॉर्मूला लगता है, वैसे 3 आ जाएगा, दिख ही रहा है। तो अगर आप ये लगाना चाहते हैं 1/R इक्विवेलेंट, तो 1/6 + 1/6 यानी 2/6 यानी 1/3 यानी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 3। एकदम बेसिक लेवल की बात करती है हमने। तो आर पूरे जो सिस्टम का जो आर है वो है 3 ओम। अब आप लगा दो क्या, पूरे सिस्टम का एक्सटर्नल लोड 3 ओम है, अंदर वाला 1 ओम बचा ही हुआ है। तो आई की वैल्यू होती है टोटल ईएमएफ अपॉन आर प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो आई लिखा, ई की वैल्यू थी 8 वोल्ट, आर कैपिटल कितना है 3 ओम, स्मॉल आर कितना है 1 ओम। तो ये वैल्यू हो गई 8/4 विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो इस सर्किट में, इस अरेंजमेंट में जो करंट बह रही है, फ्लो हो रही है, वो 2 एम्पियर की है। लेकिन उन्होंने बोला है हर आर में बताइए। तो मुझे ये बताना है कि यहां से तो करंट गई आई विच इज 2 एम्पियर, यहां पे कितनी गई, यहां पे कितनी गई। अब आप क्लैरिटी के साथ समझ रहे हैं कि इसके बीच में भी 6 ओम का रेजिस्टेंस, ऊपर भी 6 ओम का रेजिस्टेंस, तो करंट आधी आधी डिवाइड हो जाएगी। बड़ी नॉर्मल सी बात है भाई। यहां पे करंट दोनों में सेम रेजिस्टेंस है, तो सेम रेजिस्टेंस है तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा वो निकाल लीजिए, उससे भी निकाला जा सकता है, या सीधे ही कह दीजिए आधी आधी हो जाएगी। बात पकड़ पा रहे हैं आप? अच्छा, अगर आप इस बात को थोड़ा आप और अंदाजा लें कि नहीं सर कैलकुलेट करके दिखाइए कितनी हो जाएगी, तो कैलकुलेट भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। आप निकाल लें बी और सी की विद में वी। तो V निकालने का तरीका क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, V = E - IR। पूरे सिस्टम के लिए लगा रहे हैं। E हो गई 8 वोल्ट, बैटरी थी और करंट थी 2 एम्पियर की पूरे सिस्टम में, और R कितना था 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो 8 - 2 6 वोल्ट बना BC के 20 वोल्टेज। इस तरह भी कर सकते हैं, किसी तरह कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं। अब 6 वोल्ट हो गया साहब इस B और C के बीच में, तो 6 ओम पे लगा दीजिए, कितनी हो गई V = IR। BC ले लो, तो V लगाया इसके लिए BC में, तो V कितना था 6 वोल्ट। I कितना है BC में, इस वाले आर्म की बात कर रहे हैं, अभी निकाल I1 कह देते हैं, और R कितना है 6 ओम। तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 एम्पियर। और दूसरे के भी निकाल लो इसी तरह, तो उसकी भी आ जाएगी I2 1 एम्पियर। वैसे भी हमको मालूम है 2 एम्पियर जब जा रही है, 1 एम्पियर इधर चली गई तो 1 एम्पियर इधर आएगी। और सिंपल लॉजिक आप ऐसे भी लगा सकते हैं, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, करंट आ रही है तो सेम रूप से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस के हिसाब से ही डिवीजन होता है। तो 1 एम्पियर की करंट आपकी दोनों आर्म में 1 एम्पियर और 1 एम्पियर की डिवाइड हो जाएगी, और जो आंसर था वो आपका सॉल्व हो गया। इस तरह से न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। तो बच्चों अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं, और देखिए क्या बोल रहा है,
A 12 volt battery of internal resistance 1 ohm is connected to the 3 coils of the 12 ohm, 6 ohm, 4 ohm। एक 20 वोल्ट की देखिए बैटरी है, डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम था। एक कॉइल है जो 12 ओम, 6 ओम, 4 ओम से कनेक्टेड है। ए रजिस्टर ऑफ 5 ओम एंड ए रिवर्स बैटरी ऑफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम एज शोन इन द फिगर। साथ में देखिए एक बैटरी और कनेक्टेड है 8 वोल्ट और 2 ओम के इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में एक 5 वोल्ट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और है। कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर। सभी रजिस्टर्स के अंदर हमको करंट बतानी है, साथ में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सभी बैटरी के का बताना है। बड़ी अच्छी बात है, ध्यान से देखिएगा। ये जो बैटरी है, ये करंट का डायरेक्शन भी दिया हुआ है फिगर के अंदर। ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा इधर है, निगेटिव इधर, इसका भी पॉजिटिव इधर है, इसका भी इधर है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं हो गया। एक साथ ऐसे लगी होती बाजू में प्लस वाला माइनस से, अगर ऐसा लगा होता तो हम कहते हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। लेकिन बेसिकली ये कैसा लगा, ये कैसा लगा है, और थोड़ी दूर जाके हम क्या देख रहे हैं, प्लस वाला सिरा प्लस वाले से ही कनेक्टेड है, ऐसे लगा हुआ है, उल्टा लगा हुआ है। देख पा रहे हैं? ठीक है, आगे बातचीत करेंगे। इसको सवाल लगाने की शुरुआत करते हैं। पहले इस पूरे सिस्टम का, पूरे अरेंजमेंट का हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो यहां पर देखिए तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में निकालने का तरीका क्या हो गया, यहां लिखना चाहिए। तो 1/r की बात करें, इन तीनों की बात कर रहा हूं, 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4, एलसीएम हो गया 12, 1 प्लस 2 प्लस 3, 6/12। क्या वैल्यू आ गई, 1/2, यानी R की वैल्यू हो गई 2 ओम। इसका जो रेजिस्टेंस आया 2 ओम। पूरे अरेंजमेंट का टोटल रेजिस्टेंस क्या रहा, टोटल R या R इक्विवेलेंट डाल देते हैं। तो ये 2 ओम, यहां पे 2 ओम, 4 ओम, समझ पा रहे हैं ना। ये रहा 2 ओम, इसका वाला आगे चले फिर से 2 ओम, ये सब सीरीज में है। आगे चले 5 ओम, फिर आगे चले इधर इंटरनल वाला 1 ओम, तो 1 ओम, तो 5 2 7 2 9 1 10, 10 ओम हो गया पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस। अब अरेंजमेंट का नेट ईएमएफ कितना रहा, तो नेट ईएमएफ क्या रहा, क्योंकि दोनों जो हमारे बैटरी हैं एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रही हैं, तो 20 वोल्ट में से 18 वोल्ट घट जाएगा। आपको बताया भी था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब ये उल्टी बैटरी लगी होती है तो वो घटा देती है। उल्टी लगी है ना अरेंजमेंट में, तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। 20 वोल्ट में से 8 वोल्ट जब आप घटा देंगे तो 12 वोल्ट का नेट ईएमएफ मिला। अब करंट टोटल कितनी है, I इज इक्वल टू नेट ईएमएफ अपॉन टोटल या नेट R। तो नेट ईएमएफ रहा 12 वोल्ट, टोटल R इंक्लूडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस रहा 10। तो करंट की वैल्यू क्या रही, 1.2 एम्पियर। 1.2 एम्पियर की जो I है वो चल पड़ी है यहां से। तो इन्होंने कहा था सब में बताओ करंट, तो 1.2 एम्पियर 5 ओम में रहेगी, 1.2 एम्पियर इस सेल में रहेगी, 1.2 एम्पियर इस सेल में रहेगी। इन तीनों में आएगी तो 1.2 एम्पियर, लेकिन डिवाइड हो जाएगी तीनों में। ठीक है, तब देखते हैं किस किस ब्रांच में कितनी जाने वाली है। तो इसके बीच का हमें पहले पोटेंशियल मालूम होना चाहिए, तब हम निकाल पाएंगे कितना कितना काम होने वाला है। तो इस सिस्टम के लिए, पूरे सिस्टम के लिए हमारा R कितना था, 2 ओम। इस पूरे अरेंजमेंट के लिए, इतने अरेंजमेंट के लिए 2 ओम, और टोटल करंट है 1.2 एम्पियर। तो इसका V कितना आ गया, V इक्वल टू IR लगा दो। इस अरेंजमेंट के लिए I है 1.2 एम्पियर और R था इसका 2 ओम, तो 2.4 वोल्ट। इसके अगेंस्ट में यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2.4 वोल्ट है। और क्योंकि तीनों पैरेलल में, तो तीनों में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम 12 ओम पे निकालते हैं। तो करंट I इन 12 ओम, तो V इज इक्वल टू IR या I इज इक्वल टू V बाई R। तो V कितना था 2.4 और R कितना है 12, तो 0.2 एम्पियर हो गई इसके अंदर। अब बात करते हैं I इन 6 ओम बैटरी, 6 ओम रेजिस्टेंस, तो 2.4 अपॉन 6 यानी 0.4 एम्पियर। इसी तरह I इन
इस 4 वाले में 4 ओम, तो 2 क्योंकि V तो सेम है अपॉन 4 यानी 0.6 एम्पियर। इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो देखिए 1.2 ही आ जाएगा। 0.2, 0.4, 0.6, 0.6, 1.2, तो ये तीनों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये अगेन 1.2 एम्पियर आएगा। तो सभी में करंट निकाल ली हमने, है ना, ये तीनों आर्म में करंट निकल गई साहब, और 1.2 एम्पियर तो इसमें जा ही रही थी। ये पहला वाला पार्ट करंट इन ईच रेजिस्टर्स निकाल डाली है। अब कह रहा है टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस द ईच बैटरी बताओ। तो पहली वाली बैटरी पे आ जाइए। पहली वाली बैटरी पे जो फॉर्मूला लगाते हो वो लगाते हो V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो पहली वाली बैटरी यानी इसके लिए E कितना था 20 वोल्ट, I कितना है, I जा रहा है 1.2 एम्पियर, तो 1.2 एम्पियर I, और स्मॉल r कितना है 1, इसका देखो 1 है ना, तो 20 में से 1.2 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना बचा 18.8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया पहली बैटरी में। यहां बेटा इस बैटरी की बात करते हैं। अब इस बैटरी में देखिए हमारा जो करंट है ना इसके नॉर्मल करंट से उल्टी दिशा में जा रहा है, बेसिकली चार्ज हो रही है बैटरी, आप ऐसे समझ लें। तो इस सिचुएशन में ये फॉर्मूला ना लग के ये फॉर्मूला लग जाएगा। यहां पर आपको बताया था कि नॉर्मली तो ये प्लस से निकलता है तो डिस्चार्जिंग हो रही है बैटरी, तो V इक्वल टू E माइनस आई आर, और यहां पर इस बैटरी में करंट ऐसे घुस रही है तो बेसिकली चार्ज कर रही है। तो यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा V इक्वल टू E प्लस आई आर। तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E है 8 वोल्ट, करंट है 1.2 एम्पियर, और R स्मॉल r की वैल्यू है 2, तो ये रहा 8 और ये रहा 2.4, तो आंसर आ गया 10.4 वोल्ट। ये आंसर रहा आपका। तो देखिए एक आंसर आपका ये मिला, एक आंसर आपका ये मिला, और इसके बाद ये तीनों आंसर ये मिले। सारे आर्म्स में करंट आपने पहले ही निकाल ली थी, तो करंट भी आ गई और टर्मिनल पोटेंशियल्स भी आ गया। इस तरह से ये पूरा सवाल लग जाता है। अब हम लोग करते हैं एक और सवाल। तो बच्चों अगला क्वेश्चन या न्यूमेरिकल देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो हम लोगों ने ग्रुपिंग पढ़ी थी सीरीज वाली, पैरेलल वाली या मिक्स्ड ग्रुपिंग, कब कौन सी ग्रुपिंग लगाते हैं उसको फिर से रिवाइज करा देता है ये न्यूमेरिकल। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कहां कौन सी ग्रुपिंग मैक्सिमम करंट हमको प्रोवाइड करती है। तो न्यूमेरिकल क्या कहता है इसको समझते हैं। बोलता है 8 सेल्स, हमारे पास 8 सेल्स हैं, ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 0.5 ओम, और हर जो सेल है उसका EMF दे रखा है 1.5 वोल्ट, और टोटल सेल है हमारे पास 8 हैं। आर यूज टू सेंड ए करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है पहले केस में 200 ओम, दूसरे में 0.002 ओम, तीसरे में 1 ओम है। कह रहा है हाउ वुड यू अरेंज देम, इन तीनों सिचुएशंस के लिए हम इन सेल्स को कैसे अरेंज करेंगे 8 सेल्स को, जिससे कि टू गेट द मैक्सिमम करंट, हमें मैक्सिमम करंट मिल जावे इन ईच केस। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट इन ईच केस, और साथ में हमें वैल्यू ऑफ करंट भी निकालनी है, कितनी कितनी मिल रही है। तो मैं इस तरफ करता हूं सवाल को, देखिए और समझाता चलता हूं आपको। इन द केस ऑफ ए, जब हमारा कैपिटल R जो कि 200 ओम है, जब काफी बड़ा होता है इंटरनल R से, हमने बताया था कि सीरीज में हैवी होना चाहिए, उस केस में सीरीज अरेंजमेंट हमको प्रोवाइड कर देगा मैक्सिमम करंट। याद रखने का तरीका भी हमने आपको बताया था। तो जब हमारी सिचुएशंस में कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r से या टोटल इक्विवेलेंट स्मॉल r से ज्यादा होती है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन विल प्रोवाइड यू मैक्सिमम करंट। तो अब लगा के देखते हैं कि इसमें कितनी वैल्यू आ रही है। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इफेक्टिव क्या रहा, E नेट जिसे लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट लिख दीजिए, तो सारे EMF जुड़ जाएंगे, 8 के 8 जुड़ जाएंगे 8E, क्योंकि E1 प्लस E2 प्लस E3 होता था, तो ये वैल्यू हो गई 8 इंटू 1.5 वोल्ट, यानी 12 वोल्ट टोटल E मिल गया अपने को। सीरीज में जो R इक्विवेलेंट होगा वो भी R1 प्लस R2 करके जोड़ता था, तो ये कितने 8 हैं और एक का है 0.5,
तो 4 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, बाहर वाला तो R दिया ही है 200 ओम। तो I की वैल्यू कितनी होगी, I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट रहा हमारा 12 वोल्ट, कैपिटल R रहा 200 ओम और हमारा R इक्विवेलेंट रहा 4। तो 12 अपॉन 204, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.059 एम्पियर। तो ये पहला केस रहा जो हमारी समझ में आता है। अब केस नंबर 2 पे बी पे चलते हैं बेटा। अब हम लोगों ने जिक्र किया था कि भाई इसका उल्टा कहानी होती है जब हमारा कैपिटल R बहुत ज्यादा छोटा हो R से, जो कि दिख रहा है हमारा जो कैपिटल R है वो 0.002 ओम है, जबकि हमारा स्मॉल r 0.5 ओम है। उस केस में इसका उल्टा यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन विल गिव यू मैक्सिमम करंट। तो इस केस में हम यूज करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल ग्रुपिंग कह लीजिए फॉर मैक्स करंट। आपको याद होगा सारी बातें मैंने थोड़ी बताई हैं आपको। अब यहां पर E इक्विवेलेंट कितना होगा, जब पैरेलल में लगाते हैं तो जो एक का होता है वही सबका होता, सारे पैरेलल में लगाए गए हैं। तो एक का था 1.5 वोल्ट। R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आपको याद है कि R इक्विवेलेंट में R बाई N हो जाता था। तो R बाई N का मतलब है R है 0.5 ओम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सेल्स, याद होगा मेरे ख्याल से ये, और ये वैल्यू बन जाएगी आपकी। अब हमें चाहिए I की वैल्यू, तो I होगी EMF इक्विवेलेंट 1.5 वोल्ट अपॉन कैपिटल R प्लस, यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो कैपिटल R रहा 0.002 प्लस 0.5 अपॉन 8 R इक्विवेलेंट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5 अपॉन 0.0645 और फर्दर कैलकुलेशन पे यानी डिवाइड करने पे 23.26 एम्पियर। तो ये रही सीरीज कॉम्बिनेशन जब लगाया था, ये लगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब तीसरी बात करते हैं हम लोग, जब ये बोल रहा है C 1 ओम, तो 1 ओम में हमारा कहानी तब बन जाए जब हमारा एक्सटर्नल लोड कंपेरेबल हो जाता है। कंपेरेबल होता है मैक्सिमम करंट के लिए, हमने तो तब देखा था जब इक्विवेलेंट करके वो आ रहा था सिचुएशन, यानी R कंपेरेबल हो जाए इंटरनल रेजिस्टेंस के। तो जब ये आसपास होते हैं कैपिटल और स्मॉल r, तो उस दशा में हमें मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी पड़ती है। तो लास्ट वाले केस में देखिए हमारा कैपिटल R है हमारा 1 ओम और 0.5 है स्मॉल r, तो ये दोनों कंपेरेबल हैं, इसलिए यहां पर हम करेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग, तो मिक्स्ड ग्रुपिंग के लिए ये मैं क्लीन करता हूं और यहां पे मिक्स्ड ग्रुपिंग दिखाता हूं। यहां से हम तो सीख ही गए हैं कि इसकी करनी पड़ेगी मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो बच्चों जैसे हम लोगों ने बात की थी कि इस तीसरे वाले के लिए, क्योंकि R हमारा कंपेरेबल हो गया था स्मॉल r के, तो यूज करेंगे हम लोग यहां पे मिक्स्ड ग्रुपिंग। अब आप जान रहे थे कि मिक्स्ड ग्रुपिंग में हमारे टोटल हैं 8 सेल। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग और मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्योंकि हमारी वैल्यू 8 है टोटल नंबर ऑफ सेल्स, तो n इंटू m की वैल्यू आ जाएगी 8। n क्या था, नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो, आपको याद होगा, और m था नंबर ऑफ रोज। ठीक भाई, एक में अगर n है और टोटल m है तो n इंटू m विल बी 8, ये बात समझ में आती है। और फॉर मैक्सिमम करंट हमारा जो कैपिटल R था इसकी वैल्यू NR अपॉन M के बराबर होनी चाहिए थी। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर जब हो जाएगी तो मैक्सिमम करंट मिलती थी। अब इस सिचुएशन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। कैपिटल R की वैल्यू है 1, N हमको पता नहीं है भी, स्मॉल r है 0.5 और कैप M भी नहीं पता है। यहां से क्या रिजल्ट आया, M बराबर 0.5N, या हम लिख सकते हैं 1/2 करके, यानी M बराबर 1/2N। तो हम लिख सकते हैं N इज इक्वल टू 2M। अब ये एक इक्वेशन और इन दोनों इक्वेशन से N और M की वैल्यू आ जाएगी। N की जगह 2M पुट कर दो, तो ये रहा 2M इंटू M इज इक्वल टू 8। 2 से डिवाइड मार दो, 4 आ जाएगा, तो M स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4।
यानी m की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि प्लस माइनस लेने का औचित्य नहीं, m निगेटिव तो होगा नहीं। m अगर 2 है तो n कितना है, 4 है, तभी तो 8 आएगा। तो अगर m 2 है तो इट्स ऑब्वियस n विल बी 4, क्योंकि n इंटू m 8 था। तो n और m हमारे हाथ लग चुका है। इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास जो सेल हम लगाएंगे वो सेल एक सीरीज में लगाएंगे 4, और ऐसी 2 लड़ियां या 2 रो बनाएंगे। इस तरह का कॉम्बिनेशन देंगे इस थर्ड वाली सिचुएशन के लिए। ठीक है साहब, अब आगे की बात करते हैं, क्योंकि करंट भी निकालनी है। तो आई मैक्सिमम की जो वैल्यू होती थी वो थी NE, फॉर्मूला आप ध्यान कर लें, R प्लस NE अपॉन M, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले के बेसिस पर वैल्यू पुट कर देते हैं। N हमें पता चल चुका है 4 है, E हमको मालूम है 1.5 वोल्ट की बैटरी है, R कैपिटल कितना है वो भी हमारा गिवन है 1 है, और N था 4, EMF है 1 ये R होता था यहां पर, तो स्मॉल r की वैल्यू है 0.5, तो 0.5 अपॉन m है 2। सारी वैल्यू रख दी, आसानी से आंसर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 2 से आप काटोगे 2 और 2 इंटू 0.5 करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो 4 इंटू 1.5 अपॉन 2, 2 2 जा 4, यानी 3 एम्पियर की मैक्सिमम करंट आपको मिलने वाली है। अभी आपने देख लिया कि इस सवाल की अहमियत क्यों है, क्योंकि एक आपको ये आइडिया दे देता है कि भाई हमारे सामने सिचुएशन है, एन हम कैसे चूज करना है, तो कब फंडा लगाना है, जब कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से भारी हो तब सीरीज बाहुबली वाला, और वरना इसका विपरीत पैरेलल में जब कैपिटल R कम हो और जब कंपैरेबल हो तो मिक्स्ड ग्रुपिंग। इसके साथ ही ये लेक्चर मैं खत्म करूंगा। उम्मीद है ये पूरा लेक्चर आपको काफी पसंद आया होगा, काफी कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच, वी विश यू ऑल द बेस्ट।